हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसे हमने आपसे वादा करा था कि हम आपके लिए प्रीलिम्स 2026 में बहुत मदद करने वाले हैं, तो बहुत सारे कोर्सेज हमारे लॉन्च है। उनमें से एक कोर्स हम यहाँ पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स। ये कोर्स हम आपको 15 दिन का फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हमारा पेड कोर्स होता है उसके अंदर से 15 क्लासेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, वो हम आपको दे रहे हैं और दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट टू यू। तो आप इसको देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं इन क्लासेस को। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वार के अंदर सिक्स आर नॉट वेरी हैप्पी, राइट। उन्होंने कहा रानी जिंदौन को इस तरह से बेइज्जत कर दिया, राइट। हमारी रानी है वो, राइट। और आप देखो, सिख इतने इजीली गिव अप करने वाले भी नहीं थे। इनके मन में तो ठीक है, अब ट्रीटी ऑफ लाहौर के अंदर इनका बहुत ज्यादा आप देखेंगे ह्यूमिलेटिंग सी ट्रीटी थी इनके लिए, ठीक है। बट फिर ये इतने स्ट्रेंथ भी नहीं थी इनकी कि ये लड़ सकते, राइट। अब हम समझते हैं सेकंड एंग्लो सिख वार कैसे होता है, ये अपन इसके अंदर से समझते हैं। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वार अपन ने समझा, राइट। और सेकंड एंग्लो सिख वार का टाइम पीरियड 1848 से 1849 तक यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक एक करके चीजें समझते हैं अपन। ट्रीटी ऑफ लाहौर जो 1846 के अंदर हुई है, ठीक है, 1846 में खत्म हुआ है और देखो इनसे 1848 के अंदर वापस वार हो जाएगा, क्योंकि इनको बहुत ह्यूमिलेटिंग लग रहा है। द आर्मी वॉज कट डाउन, हेविली इंडेमिनिटी इम्पोज, टेरिटरी एनेक्स्ड एंड द ब्रिटिश रेजिडेंट्स प्लेस्ड एट लाहौर। ये ब्रिटिश रेजिडेंट तो बहुत ही खराब इनको लग रहा था, राइट। फिर दूसरा कि पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किसने संभाल रखा है? ब्रिटिशर्स ने संभाल रखा है। नाम सिर्फ महाराजा दलीप सिंह का है। आपको समझ में आ रहा है पॉइंट, ठीक है। तो फाइनेंस, मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स, है ना, किस तरह से ये सब चीजें इसके अंदर है। तीसरा, हमारी महारानी जिंदान कौर, ठीक है। जिंदान कौर जो महारानी है, ठीक है, रीजेंट एंड द सिंबल ऑफ द सिख रेजिस्टेंस वर अक्यूज्ड ऑफ कॉन्स्पिरेसी, और उनको स्ट्रिप्ट अथॉरिटी, रिमूव फ्रॉम द लाहौर एंड लेटर एक्साइल्ड, ठीक है। दिस एक्ट डीपली ऑफेंडेड सिख सेंटिमेंट्स एंड वीकन द लेजिटिमेसी ऑफ द ब्रिटिश रूल, कि यार ब्रिटिशर से बहुत खराब आदमी है, रानी के साथ ऐसा कैसा कर दिया, राइट। तो द रिडक्शन ऑफ द सिख आर्मी लेफ्ट थाउजेंड ऑफ द ट्रेन शोल्डर्स अनएम्प्लॉयड एंड डिसग्रंटल्ड, ठीक है। ये तो इनका तो क्या हुआ कि भाई बहुत सारे सैनिक जो थे, अब तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो उनके अंदर एक गुस्सा यहाँ पर पनप रहा है, ठीक है। अब होता क्या है, ये तो एक फैक्टर्स हैं जो कि क्या है कि डोमिनेटिंग फैक्टर्स, धीरे 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 गुस्सा। एक होता है इमीडिएट ट्रिगर, है ना, मैंने आपको बताया ना, वार होता है एक, तो उसके अंदर एक लार्जर कॉज होता है, एक इमीडिएट ट्रिगर होता है, राइट। इमीडिएट ट्रिगर ये था, एक मुल्तान नाम की जगह थी सिख एम्पायर के अंदर, और मुल्तान को गवर्न कर रहे थे दीवान मुलराज, ठीक है। मुलराज गवर्न कर रहे थे, ठीक है। सब कुछ लाहौर से चलता था, पर यहाँ पे मुल्तान जो है उसको अंडर द ब्रिटिशर्स, ठीक है, जो कि लाहौर के अंदर थी, वहां पर एक दीवान बैठे हैं मुलराज, ये इसको कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। अब इनको बड़ा गुस्सा आ रहा है इस सब बातों पे, है ना। ये है दीवान मुलराज, ठीक है। इनको बड़ा गुस्सा आ रहा है, इनको लग रहा है यार ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ ऐसा ऐसा कर दिया, प्लस इनके ऊपर इंटरफेयर भी करते रहते थे वहां से ब्रिटिशर्स की तरफ से। वो जो हेनरी लॉरेंस थे, ठीक है, वो अपने एक तरह से रेजिडेंट जो थे वो इसको ऑर्डर देते रहते थे, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। ये दीवान मुलराज ने बोला यार ऐसी जिंदगी किस काम की, राइट। और नहीं कर रहा, राइट। ओपनली चैलेंज कर दिया किसको? ब्रिटिश अथॉरिटी को, जो कि एक तरह से इनडायरेक्टली लाहौर के अंदर बैठी थी, राइट। मुल्तान वाज अ पार्ट ऑफ द सिख एम्पायर वेयर द राजा रणजीत सिंह हैड कैप्चर्ड इट इन द 1818। मुल्तान वाज गवर्नड बाय द दीवान मुलराज। ही रिसेंटेड द लाहौर कोर्ट, ठीक है, capital of Sikh Empire but controlled by the British residents since the first Anglo-Sikh War. Demand for increasing tax assessment and revenue. उन्होंने बोला कि टैक्स बढ़ा दे, इसने बोला नहीं, नहीं बढ़ा रहे, राइट। उस वक्त जो ब्रिटिश के रेजिडेंट थे वो थे फेडरिक क्यूरी, राइट। ही अंडरमाइंड मुलराज, उसको लगा यार मुलराज ऐसा ही है, ठीक है, ये पागल सा आदमी है, इसको ये कैसे मेरे को अपोज कर रहा है, ठीक है। उसको अंडरमाइन करा, उसकी पावर के बारे में उसको बताया था, एंड इम्पोज अनादर गवर्नर सरदार खान सिंह अलॉन्ग विद द ब्रिटिश एजेंट पैट्रिक वेंस एग्न्यू, ठीक है। तो इनको भेज दिया उन्होंने कि भाई जा मुल्तान के अंदर तुम बैठो, इसको हटाओ, और हम दूसरे सरदार को बैठा रहे हैं, सरदार खान सिंह, ठीक है। अब जैसे इसको पता चलता है मुलराज को, बोले कि यार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, पैट्रिक एंग्यू को तो मार देता है, ठीक है। इन 1848 वेंस एंग्यू एंड अनदर ऑफिसर हु अराइव्ड इन द मुल्तान टू टेक चार्ज वर मर्डर्ड बाय द मुलराज ट्रूप्स। और ये जैसे पता चलता है, और भाई हमारे एजेंट को मार दिया यहाँ पर, पैट्रिक वेंस एग्न्यू को। तो एग्न्यू जब मर जाता है तो सब जो होते हैं ब्रिटिशर्स, ये सारे के सारे इनके अगेंस्ट में हो जाते हैं, ठीक है। दिस न्यूज लेड टू द अनरेस्ट इन द पंजाब एंड मेनी सिख सोल्जर जॉइन द रेबल। अब सबको पता चलता है भाई मुलराज ने भाई बहुत तगड़ा काम कर दिया, ठीक है। अब जो भी भरे हुए बैठे थे ना, सारे के सारे आ जाएंगे मुलराज के साथ। भाई दीवान मुलराज ने तो बहुत भयंकर काम कर दिया, इन्होंने तो इनका एजेंट जो है ना, इनके साथ होना ऐसा चाहिए। सब पैट्रिक वेंस एग्न्यू को मार दिया और फिर सब इकट्ठे हो जाएंगे एक साथ, राइट। तो वापस से एक इकट्ठे हो गए सिख, राइट, लड़ने के लिए ब्रिटिशर से, ठीक है। अब कुछ बैटल्स होते हैं, इनके नाम आपको याद रखने सिर्फ। तो एक होता है बैटल ऑफ रामनगर, ठीक है, रामनगर बैटल होता है, राइट। फॉट बिटवीन द सिख फोर्सेस अंडर द शेर सिंह एंड द ब्रिटिश अंडर द लॉर्ड गॉग।
was inconclusive. ये inconclusive होता है. Six successfully checked British advances across the Chenab, exposing weakness in the British cavalry tactics. ब्रिटिशर्स को अच्छा टक्कर ही देते हैं और ब्रिटिशर्स को एक्सपोज कर देते हैं कि भाई देखो तुम्हारे घुड़सवारी के अंदर तुम हमसे नहीं जीत सकते. फिर होता है बैटल ऑफ चिलियान वाला. बैटल ऑफ चिलियान वाला वाज नॉट ए क्लियर सिख विक्ट्री दो इट इन्फ्लिक्टेड वेरी हैवी लॉसेस ऑन द ब्रिटिश. यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स को सेवरल सीवियर कैजुअलिटीज होती हैं एंड फेल्ड टू अचीव ए डिसाइसिव ब्रेक थ्रू. As a result, the battle is best described as tactically indecisive but psychologically damaging for the British. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. फिर इंपॉर्टेंट अफगान फोर्सेज अंडर द दोस्त मोहम्मद खान डिड ज्वाइन द सिख साइड. ठीक है, जो अफगान फोर्सेज थे उनको भी ब्रिटिशर्स से दिक्कत थी. उनको लगता था ब्रिटिशर्स अगर यहाँ पर आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, राइट. तो पहले अफगान फोर्सेज के साथ ये सिख लड़ते थे, पर सिखों का जब देखा कि इसकी जगह ब्रिटिशर्स यहाँ पर कहीं प्लेस ना हो जाए, तो दोस्त मोहम्मद खान ने यहाँ पर सिख साइड का साथ दिया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमको लगेगा कि भाई दोस्त मोहम्मद खान हमेशा सिखों के अगेंस्ट में, बट सेकंड एंग्लो जो सिख वार है उसके अंदर उन्होंने साथ दिया. हाउएवर अफगान सपोर्ट केम लेट एंड इन लिमिटेड स्ट्रेंथ एंड डिड नॉट अल्टर द आउटकम ऑफ द वार. इतना कुछ इफेक्ट उसका पड़ा नहीं, बहुत लेट आया. उसको ऐसा लगता था कि यार इनसे अच्छा इन्होंने बहुत सारी हमारी टेरिटरी दबा रखी है. दोस्त मोहम्मद खान को ऐसा लगता था तो हमारी टेरिटरी को ये वापस दे देंगे अगर जीत गए. पर इनका बहुत सपोर्ट बहुत कम होता है और कोई आउटकम के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता. डिसाइसिव एंड फाइनल बैटल वाज फॉट near the Gujarat, at Gujarat near the Chenab River in Feb 1849. This time the British employed superior artillery and coordinated, leading to comprehensive defeat of the Sikh forces. यहाँ पर ये जो होता है गुजरात के पास जो चेनाब रिवर के अंदर बैटल लड़ा जाता है उसके अंदर बहुत बुरी तरह से कहेंगे कि हम ये लोग हार जाते हैं. ठीक है, बैटल ऑफ गुजरात के अंदर. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. तो तीन बैटल आपको इसके अंदर याद रखना है बच्चों, दैट इज इंपॉर्टेंट. बैटल ऑफ रामनगर, बैटल ऑफ चिलियान वाला, इसके अंदर तो ब्रिटिशर्स को ही लॉस होता है. और बैटल ऑफ गुजरात के अंदर ब्रिटिशर्स क्या कर लेते हैं, ब्रिटिशर्स यहाँ पर एक तरह से जीत हासिल कर लेते हैं. अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि भाई हम सब मिलके भी लड़े तो भी हम इसको नहीं हरा पाए ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिशर्स यहाँ पर बड़े पावरफुल यहाँ पर हो जाएंगे, राइट. 1849 का टाइम चल रहा है बच्चों. 1849 के पास पास एक लॉर्ड डलहौजी नाम के एक पर्सन है. ठीक है, लॉर्ड डलहौजी को किस 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 लिए जानते हो आप, किस डॉक्ट्रिन से जानते हो उसको, लॉर्ड डलहौजी को? कुछ तो पढ़ा होगा भाई मॉडर्न हिस्ट्री में, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में बहुत सारे किंगडम को अपने अंदर कर रहा था. ठीक है, झांसी की रानी का ये प्रॉब्लम था. ठीक है, वो आगे चलकर हम पढ़ेंगे. तो यहां पर देखो, यहां पर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने पंजाब को एनेक्स कर लिया. पंजाब को कह दिया कि भाई अब पंजाब को एनेक्स कर लिया, बट नॉट अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. इसीलिए तुमसे पूछा गया है ना, लॉर्ड डलहौजी ने एनेक्स कर लिया पंजाब को. ठीक है, राइट, पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर में नहीं करा. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. जो दलित थे, ठीक है, ये याद रखना, डलहौजी ने एनेक्स कर लिया इनको. ठीक है, पंजाब को, राइट, और एक कमिश्नर स्टेट बना दिया पंजाब को, कमिश्नर स्टेट. ठीक है, तो आप यहां पर देखो कि पंजाब को एनेक्स कर लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा 1849 के अंदर. ठीक है, पहला पॉइंट. और दूसरा पॉइंट, रानी जिंदान का क्या हुआ, रानी जिंदान कौर, उसको फिरोजपुर भेज दिया गया, फिरोजपुर, और इसको थोड़ा पैसा वैसा दे दिया गया, और इतना पैसा कि बस उसके जो काम वाम है ना वो चल जाए उसका. ठीक है, उसके सारे गहने ले लिए गए, उसका सारा पैसा जो था कन्फिस्केट कर लिया गया, और उसका बस काम चलता रहे. इस तरह से इसको रानी जिंदान को कर दिया, राइट. दलीप सिंह का क्या हुआ, दलीप सिंह को बोला कि भाई तू क्या चाहता है. अब ये तो जवान आदमी था, इसने बोला कि भाई मेरे को इंग्लैंड घूमना है. तो बोले चल इंग्लैंड भेज देते तू. इंग्लैंड इसको भेज दिया, और इनको इंग्लैंड के अंदर कुछ पैसा दे दिया. ठीक है, पेंशन दे दी. और पंजाब को एक तरह से क्या करते हैं, चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना देते हैं. ठीक है. तो देखो, सर जॉन लॉरेंस was appointed as the first chief commissioner of the Punjab to take care of the administration. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को टेक केयर करने के लिए, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. तो ये सेकेंड एंग्लो सिख वार से सिख एम्पायर जो इतना बड़ा बनाया था रंजीत सिंह ने, वो खत्म हो जाता है. ठीक है, चलो आप क्वेश्चन करो इसके ऊपर.
ठीक है, ट्रीटी हुई थी 1946 के अंदर, उसके 2 साल बाद हुआ है ना, इमीडिएटली आफ्टर ट्रीटी ऑफ अमृतसर ये तो नहीं हुआ. इट वाज ट्रिगर्ड बाय द रिवोल्ट ऑफ मुल्तान, दैट इज करेक्ट. इट ब्रोक आउट द ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द पंजाब. ठीक है, इट रिजल्टेड इन द कंप्लीट एनेक्सेशन ऑफ द पंजाब, दैट इज करेक्ट. ठीक है, कंप्लीट एनेक्सेशन यहाँ पर हो गया, फर्स्ट में नहीं हुआ, सेकंड के अंदर कंप्लीट एनेक्सेशन. 131 करें. सब शॉर्ट नोट्स बनाते रहे, देखो बार बार में हम आपको बोल रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा. ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए नाम तो कम से कम याद होने चाहिए. देखो इतना भी डेप्थ में नहीं करना है अपन को, बट नाम तो याद हो बैटल्स के. ऐसे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जा सकते हैं. ठीक है, कौन सा नहीं है इसके अंदर से? ट्रीटी ऑफ बैरोवल. ट्रीटी ऑफ बैरोवल इज रिलेटेड टू व्हाट? इज रिलेटेड टू फर्स्ट एंग्लो सिक्वार. यहाँ पे सेकंड एंग्लो सिक्वार पूछा. सिर्फ एंग्लो सिक्वार्स पूछा गया होता तो ये भी ठीक होता, राइट. ये करो. ब्रिटिश बच गए इस वाले बैटल में, नहीं तो इस वाले बैटल में निकल लेते हो. ब्रिटिशर की किस्मत भी बहुत साथ दी है भाई. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. तो बोथ 1 and 2 विल बी करेक्ट आंसर. ब्रिटिश ऑफ बैटल ऑफ चिलियन वाला एक्सपोज द लिमिट्स ऑफ द ब्रिटिश मिलिट्री सुपीरियरिटी और ब्रिटिश सफर्ड अनयूजुअली हैवी कैजुअलिटीज. ये करिए 130 तक. ये ऑप्शन ही गलत रख दिया इसमें. अच्छा, बोथ स्टेटमेंट वाला है नहीं. स्टेटमेंट बोथ हटा दो यार. हाँ, समझ. इसके अंदर तो सेकंड एंग्लो वार एंडेड सिक्स सोवरेनिटी परमानेंटली. ब्रिटिश डिसाइड द डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द पंजाब वाज नॉट नो लॉन्गर वायबल. इनडायरेक्ट कंट्रोल जो है वायबल नहीं है. नहीं तो इनडायरेक्ट बोल रहे, इनडायरेक्ट कंट्रोल वहां पे करे जाते हैं जहाँ पे लोग झुक जाए. यहाँ पे झुक ही नहीं रहे हैं. यहाँ करते हैं रानी जिंदान का टेंशन खत्म हुआ था मुल्तान के अंदर, तो उनको समझ में आ गया कि भाई ये लोग ऐसे नहीं, इसको डायरेक्ट कंट्रोल हमको करना पड़ेगा. तो दैट विल बी राइट. वो स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एंड इट करेक्टली एक्सप्लेन द स्टेटमेंट फर्स्ट. ये विल बी राइट आंसर. ठीक है, इतनी क्लियरिटी में हमें पढ़ना होगा, तब जाके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होंगे. और इतनी क्लियरिटी में पढ़ लोगे कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा, प्लीज बिलीव मी, है ना. कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा आप लोगों का, बस पढ़ते रहो. और ऐसा कोई देखो, जब तक ये वार्स चल रहे हैं इतना कुछ आपको, क्योंकि ये बहुत कम जगह पर मतलब इतने सिंक्रोनाइज मैनर के अंदर कहीं पे भी नहीं दे रखे हैं, राइट. और इसमें बहुत सारी ट्रीटीज है और ये सब चीजें हैं. हमको इसको बहुत सारी ट्रिक्स बनानी है, ठीक है, जैसे अपन बना ही रहे हैं, राइट. और इसको याद करते जाना है डेली का, इसको रिवाइज करना है. ये वाला जो पोर्शन है, और ये वाला पोर्शन आपका सबसे वीक रहता है, राइट. और यूपीएससी को पता है कि एंग्लो सिख वार है, ठीक है, बंगाल वाला फिर भी आप पढ़ लेते हो, राइट. बट बाकी सब प्रॉब्लम में रहता है, राइट. मराठास जो होता है आपका वीक रहता है, सिख वाला भी वीक रहता है. अब अपन सेकंड नेक्स्ट जो पढ़ेंगे दैट इज मैसूर. मैसूर वार भी आपका थोड़ा सा इसमें भी प्रॉब्लम रहती है, तो ये भी अपन डिटेल के अंदर पढ़ लेते हैं. एंग्लो मैसूर वार्स 4 वार होते हैं एंग्लो मैसूर वार के अंदर. अगर आप देखेंगे दिस इज द टाइम पीरियड. फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1767 से 1769 तक होता है. डिसाइसिव विक्ट्री होती है किसकी? हैदर अली की. बट फिर भी हैदर अली इतनी कोई ट्रीटी करता नहीं है जिससे कि उनको कुछ नुकसान हो ब्रिटिशर्स को, बट एक मोरल बूस्ट होता है. 1780 से 84 82 के अंदर हैदर अली की डेथ हो जाती है, ठीक है. 1882 मतलब 1782 के अंदर एक डिजीज हो जाती है उनको, है ना, उनकी गर्दन के पास. पहले क्या था, एंटीसेप्टिक्स तो होती नहीं थी, ठीक है. एंटीसेप्टिक ये जो एंटी बैक्टीरियल तो होती नहीं थी, पेनिसिलिन और इस तरह से. तो इन्फेक्शन हो जाता था, कुछ भी छोटा सा कट भी लग जाता था तो इन्फेक्शन होकर मर जाता था. यहाँ पे एक जो फुंसी टाइप का होता है वो होगा, और फिर वो थोड़ा सा बड़ा हुआ और उसके कारण उनकी डेथ हो गई इन्फेक्शन से. 1782 में हैदर अली की, राइट. किसी ने मारा नहीं उनको. फिर उसके बाद इनके ये बीच वार में ही इनकी डेथ हो जाती है. बट फिर टीपू सुल्तान आता है और टीपू सुल्तान संभाल लेते हैं और काफी अच्छी डिसाइसिव फाइट यहाँ पर करते हैं, और यहाँ पर फिर ब्रिटिशर्स को बुरी तरह से हरा देते हैं. बट फिर भी एक ट्रीटी से
आगे की चीज होती है। मतलब डिसाइसिव बैटल इसलिए था क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा था कि हैदर अली के मरने के बाद ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि भाई हम तो हरा ही देंगे हम इनको, पर टीपू सुल्तान ने बहुत अच्छी यहाँ पर एक तरह से लीडरशिप प्रोवाइड करी। और वार का कोई कंक्लूसिव डायमेंशन नहीं निकला कि भाई हाँ ये जीता कि ये हारा, बट फिर भी जीत टीपू सुल्तान की ही मानी जाएगी उसमें, और वो बताएंगे भी उसके बाद क्या हुआ। थर्ड एंग्लो मैसूर वार के अंदर फिर टीपू सुल्तान और उनके बीच में लड़ाई होती है, राइट। और टीपू सुल्तान यहाँ पे इतना अच्छे से फाइट नहीं कर पाते, फोर्थ में तो फिर वो पूरा ही खत्म हो जाता है, राइट। सबके अंदर ट्रीटीज होंगी, उन ट्रीटीज को अपन याद कर लेंगे। तो सबसे पहले समझो मैसूर। पहले मैसूर के बारे में समझ लेते हैं ना, एंग्लो मैसूर पढ़ रहे हैं अपन, मैसूर के बारे में पढ़े। तो मैसूर को उस वक्त जो डायनेस्टी रूल कर रही थी वो थी वोडियार डायनेस्टी। वोडियार डायनेस्टी। और मैसूर मतलब आज का थोड़ा बहुत कर्नाटका का एरिया, तमिलनाडु का एरिया और केरला का एरिया, राइट। ये वाला जो एरिया है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज मैसूर। बट ये स्टार्टिंग में जब वोडियार डायनेस्टी थी तो ये यहाँ पर ये जो ये दिख रहा है आपको सी का एक्सेस, अरेबियन सी का एक्सेस इनके पास नहीं था। यहाँ पे कोई और लोग इस तरह से यहाँ पर थे, राइट। तो वोडियार डायनेस्टी इस तरह से थी स्टार्टिंग के अंदर, राइट। एक लैंडलॉक्ड तरीके से आप मान सकते हो, जिसके अंदर सी का एक्सेस इनके पास नहीं था, ठीक है। यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स आ जाते हैं और वेस्टर्न घाट्स किसी और के उसके अंदर थे, कंट्रोल में थे, राइट। अब ये जो है ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है वो, है ना। धीरे धीरे हैदर अली जो होंगे ये वाला एरिया भी कैप्चर कर लेंगे और अरेबियन सी का एक्सेस इनको मिल जाएगा। पहले लैंडलॉक था, फिर अरेबियन सी का एक्सेस मिल जाएगा। खैर धीरे धीरे पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, राइट। इसका एक बार पॉलिटिकल सेटअप अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल सेटअप अगर हम देखेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर एक वोडियार डायनेस्टी चल रही है, बहुत पुरानी डायनेस्टी है, 1500 से चले जा रही है, राइट। उसके अंदर वोडियार डायनेस्टी के अंदर एक सैनिक है ना, सोल्जर, सिंपल सैनिक है, हैदर अली नाम से, ठीक है। हैदर अली का कोई बैकग्राउंड नहीं कि पिताजी सेनापति थे या फिर पिताजी डायनेस्टी के रूलर थे, राइट, ऐसा कुछ नहीं। एक सिंपल सा सोल्जर है, बट ही इज हैविंग ए वेरी टैलेंटेड स्किल्स, ठीक है। डिप्लोमेटिक स्किल्स इनकी बहुत खतरनाक है, ठीक है। प्लस इनकी फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, आर्टिलरी, कैवलरी, ठीक है, इनके ऊपर ये बहुत अच्छे से कमांड इनके पास है, राइट। डिंडुगुल नाम की जगह है, वहां पर इनको एक तरह से सेनापति बना देते हैं, जिसको बोला जाता है फौजदार, आर्मी का फौजदार इनको बना दिया जाता है। और वहां पे ये बहुत अच्छी गवर्नेंस दिखाते हैं, राइट। और उसके बाद ये बहुत सारे एरियाज को कैप्चर करते हैं, ठीक है, बहुत सारे एरियाज को कैप्चर करते हैं। और जो लैंडलॉक थी वोडियार डायनेस्टी, उसको अरेबियन सी का एक्सेस दे देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जब उनको पता चलता है, उनको समझ में आ जाता है कि भैया अब अपन है ना इतना सारा कुछ कर रहे हैं, तो अपन को ही सत्ता अपने हाथ में रखनी चाहिए। तो उस वक्त वोडियार डायनेस्टी का एक राजा होता है, कृष्ण राजा, कृष्णा राजा वोडियार, है ना। वोडियार डायनेस्टी, कृष्ण राजा वोडियार। तो कृष्ण राजा वोडियार जो होते हैं वो एक वीक रूलर होते हैं। तो हैदर अली क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करना, हैदर अली ने एक तरह से सारा कंट्रोल हैदर अली अपने अंदर कर रहे हैं, बिकॉज वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैन अप्रोच अपना रहे थे, मिलिट्री के अंदर पूरा कमांडर इन चीफ बन गए थे, राइट। तो कृष्णा राजा वोडियार से बोलते हैं कि साहब राजा आप रहो, है ना, और रूल मेरे को करने दो, एक तरह से नॉमिनल राजा रहो। उड़ना मत ज्यादा, हैदर अली नाम है मेरा, ठीक है, मेरे अंदर सब कुछ, आपका सारा आर्मी वार्मी है ना, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, एक इशारे पे आपको उड़ा दिया जाएगा, ठीक है। पर मैं नहीं चाहता कि आपकी डायनेस्टी का नाम बिगाड़ो। तो वोडियार डायनेस्टी तो चलती रही, बट उसके अंदर हैदर अली बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सब कुछ हैदर अली करेंगे। समझ में आ रहा है, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो होगी वो हैदर अली के पास आ जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो एक तरह से रियल रूलर कौन बन जाएगा, हैदर अली बन जाएगा। वोडियार डायनेस्टी चल रही है, पर ये जो किंग है दैट विल बिकम व्हाट, एक नॉमिनल किंग बन के ये रह जाएंगे, ठीक है। हैदर अली एक बहुत ही स्मार्ट टाइप का बंदा, स्मार्ट टाइप का बंदा मतलब ये इसको पता था कि भाई निटी ग्रिटीज, इसको पता था कि ब्रिटिशर्स जो है ना उन पे कभी भरोसा अपन कर नहीं सकते। और इसकी किस्मत खराब थी कि ये जिस एरिया के अंदर है ना, वो एरिया एक तरह से सैंडविच्ड है बिटवीन द मराठास, बिटवीन द निजाम्स ऑफ हैदराबाद, और नीचे कार्नेटिक रीजन है जिसके अंदर आप देखेंगे ब्रिटिशर्स होगा। मैप दिखाकर मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कार्नेटिक रीजन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्नेटिक रीजन है, ये मैसूर है। मैसूर के ठीक ऊपर अगर हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट की साइड, निजाम ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के निजाम यहाँ पर बैठे। और इनके ठीक ऊपर नॉर्थ में अगर हम देखें, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट की साइड अगर हम देखें, तो पूरा मराठा फैला हुआ है,
सैंडविच है ना बेचारा, यहां से इसको अपना प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, ठीक है। निजाम भी कोई अच्छे रिलेशन में नहीं है इनके साथ, निजाम को डर लगता है मैसूर से, लोग सोचता है कि यार ये थोड़ा ऊपर आ गया तो इनको डर लग रहा है। मराठास तो अपने डायमेंशन में खेल रहे हैं, मराठास तो यहाँ से सरदेश मुखी और ये भी उठा रहे हैं, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक आपको इसके अंदर समझ में आ रहा है। इज दिस ओके विद एवरीवन, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल सेटअप कुछ इस तरह से है, ये निजाम है, ये मराठा का एम्पायर है, हाँ ये मराठा का एम्पायर है, ये निजाम है, और यहाँ बेचारे फंसे हुए हैं और नीचे ब्रिटिशर्स है। सब अपना आपको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। अब सब मैसूर से डर भी रहे, कंपटीशन भी है मैसूर से। और सबसे बुरी बात यह है कि ब्रिटिशर्स चाले भी चलते हैं यहाँ पर, ब्रिटिशर निजाम के पास जाएंगे चाल चलेंगे, मराठा के पास जाएंगे चाल चलेंगे कि भाई आप अपन लोग मिलकर इस मैसूर के अंदर, ये हैदर अली बहुत ज्यादा हीरो बन रहा है, अपने राजा की भी नहीं सुनता, अपनी तो क्या ही सुनेगा ये। तो इस तरह का कुछ सिस्टम यहाँ पर आपको समझने की कोशिश करना पड़ेगा, ठीक है। पहले ये सब डायमेंशन आपको समझ में आ जाए तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो, मैसूर वॉज लोकेटेड इन द साउथ इंटीरियर डेक्कन, डायरेक्टली साउथ ऑफ द मराठास इन्फ्लुएंस एंड साउथ वेस्ट ऑफ द निजाम्स डोमिनियंस, ठीक है। सो मैसूर वॉज सैंडविच बिटवीन टू पावरफुल डेक्कन स्टेट, मराठास और निजाम ऑफ हैदराबाद। दिस ज्योग्राफी, ठीक है, ये जो ज्योग्राफी होगी दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, ठीक है। ये क्या प्रॉब्लम कर रही है कि इनके बीच में आपस में युद्ध तो हो गई, ठीक है। तो ये आप इसके अंदर समझे, राइट। अच्छा, अब हैदर बल्ले के बारे में थोड़ा सा अपन ने अभी तक जो पढ़े उसके बारे में एक बार समझे, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। हैदर अली रोज फ्रॉम द हम्बल ओरिजिन, मतलब इसके कोई पापा जी ऐसे नहीं थे कि खजांची हो, राइट, एक सोल्जर था, ठीक है। पापा ऐसे नहीं थे कि रूलर हो कोई, राइट। तो नेपोटिज्म नहीं था इसके अंदर, रियल टैलेंट था, इसलिए आ गया है। ही बिगेन हिज करियर एज ए कॉमन सोल्जर in the Mysore army and distinguished himself through the skill in the warfare, particularly in the use of artillery, cavalry, right, इस तरह से। His appointment as a फौजदार of Dindigul gave him an independent military and the revenue base. In 1761, after a series of successful campaigns and by sidelining court factions, he became the real authority in the Mysore. Hyder Ali expanded Mysore's territory into the Kanra, Malabar, Coorg, ठीक है, एंड पार्ट्स ऑफ द तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। अब देखो भाई ने कितना मेहनत करा है अरेबियन सी तक, अब ये कहेगा मेहनत कर रहा हूं तो भाई मैं फल भी मैं ही खाऊंगा। दिस कोस्टल एक्सपेंशन enabled overseas trade and strengthened Mysore's strategic position against the European power. Hyder Ali became the de facto ruler in 1761. He did not assume the royal title. रॉयल टाइटल इन्होंने नहीं करा, ठीक है, बट सब कुछ यही कर रहे थे। तो हैदर अली रिड्यूस कृष्ण राजा वडियर सेकंड ऑफ वडियार डायनेस्टी टू ए नॉमिनल रूलर की तरह उन्होंने कहा, एंड एक्सरसाइज रियल पावर फ्रॉम द श्रीरंगापट्टनम, ठीक, श्रीरंगापट्टनम जो है उनकी कैपिटल है, which function as a capital and a military headquarter of the Mysore. I hope this is clear. एक और खास बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा एक तरह से क्या है परेशान कर रही है, इस भाई का, हैदर अली का, ध्यान सुनिएगा, फ्रांस के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, आराम से बैठते हैं, बातें बातें करते हैं, ये बताते हैं देखो भैया आजकल मॉडर्न आर्मरी ऐसे होती है, इसको सिखाते हैं कि भाई मॉडर्न आर्मरी के अंदर किस तरह से अपन को लेकर आना चाहिए, तुमको अपनी आर्मी को किस तरह से मॉडर्नाइज करना चाहिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या है, राइट, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या पावर है, उसके खिलाफ अपन लड़ सकते हैं। और ये एक तरह से ये भी समझ गया था हैदर अली कि फ्रांस और ब्रिटेन यहाँ पे तो लड़ते हैं, यूरोप में भी लड़ते हैं। कार्नेटिक वार हुआ था, सेकंड कार्नेटिक वार, वो हैदर अली का टाइम है, उसके अंदर हैदर अली ने बड़ा सपोर्ट करा है किसको, फ्रांस को। तो किसी से ये बात नहीं छुपी थी कि फ्रांस के साथ इनके अच्छे रिलेशन है, और फ्रांस भी ये समझता था कि यार हैदर अली हमारे साथ है तो ब्रिटिशर्स का, जब तक हैदर अली स्ट्रॉन्ग मैन है वहां पर, तो ब्रिटिशर्स का कब्जा जो है पूरे साउथ के अंदर नहीं हो पाएगा। तो दैट इज गुड थिंग फॉर अस, और यहाँ से यहाँ के पोर्ट्स हम यूज कर पाएंगे आराम से, कोई दिक्कत हमको आएगी। आई होप दिस इज क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखो कि हैदर अली फ्रेंच ऑफिसर्स को हायर करा उसने टू मॉडर्नाइज हिज आर्मी। हैदर वाज कीन टू मॉडर्नाइज मैसूर आर्मी, देयरफॉर एस्टैब्लिश ए फैक्ट्री ऑफ गन पाउडर एट डिंडीगुल, डिंडीगुल में गन पाउडर की फैक्ट्री बनाई विद द हेल्प ऑफ द फ्रांस, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ने सोचा भाई हम क्या करें, तो ब्रिटिशर्स ने सोचा इसका ना एक एक जो है इसका जो कमी है, कमजोरी है, वो अपन देखते हैं, इनसे बात करते हैं, मराठास से, निजाम से हम बात करते हैं। अब इनको ये पता था यार देखो ये हमसे तो चिढ़ता है क्योंकि डायरेक्टली ये फ्रांस के साथ है, तो आज नहीं तो कल ये हम पे अटैक करेगा, कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर। तो इन्होंने कहा कि हमको मराठास से बात करनी चाहिए और निजाम से बात करनी चाहिए, राइट। बट उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका कार्नेटिक वार के अंदर क्या रोल रहा था, ठीक है। ड्यूरिंग द कार्नेटिक वार्स हैदर अली एंड हिज मैसूर बटालियंस फॉट विद द फ्रेंच कमांडर, ठीक है, सच एज जोसेफ फ्रांकोस डुप्ले, ठीक है। काउंट द लिली, लेले का मतलब समझ में आ रहा है, कूटे ने कूट दिया था इसको, लिली बना दिया था इसको, लेले से लिली बना दिया था, याद आया,
है ना। तो इसकी जो भी रूलर थे इन सबको सपोर्ट करा था इसने, ठीक है, डुप्लेई से लेकर, लेले से लेकर, बसी से लेकर, ठीक है। हैदर अली फर्स्ट बैक मुजफ्फर जंग असर्शन। मुजफ्फर जंग याद आया आपको? एक तो मुजफ्फर जंग था और नासिर जंग था। नासिर जंग ब्रिटिशर्स वाली साइड था, मुजफ्फर जंग भाई की साइड था, फ्रांस की साइड था। तो मुजफ्फर जंग के असर्शन, है ना, फिर साइडिंग विद द सलवार जंग, ठीक है। फिर सलबत जंग इसके अंदर बिठा दिया था मुजफ्फर जंग जब उसकी डेथ हो गई थी तो, राइट। तो ये सब चीजें सन चंदा साहब के साथ भी ये रहता था, राइट। चंदा साहब को भी सपोर्ट किया आल्सो, बट चंदा साहब ऑन सेवरल ओकेजन्स। तो इस तरह से ये तो था कि इनएविटेबल था कि ये भाई फ्रांस का साथ दे रहा है और ब्रिटेन से, ब्रिटिशर से ये क्या कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। अब ये सब चीजें, अब तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा भाई, ब्रिटिशर्स ने एक चाल चली, उन्होंने निजाम से बोला कि भाई, और मराठास से बोला लेट्स मीट टुगेदर। और जब तीन यार मिल बैठे हैं तो फिर इनको निजाम को अपनी साइड कर लिया और निजाम से कहा कि यार हम अटैक करते हैं किसके ऊपर, इस मैसूर के ऊपर। मराठा से बोला भाई तुम कुछ मत करना, तुम कम से कम चुप रह लेना बस तुम, ठीक है। फिर हम आपको सबको एक तरह से क्या करेंगे, हम आपको एक तरह से रिवार्ड देंगे, राइट। ये बात भाई को पता चल जाती है अपने, किस भाई को, हैदर अली को। हैदर अली बोलता है अरे भाई ये तो भाई घेरने की कोशिश कर रहे हैं अपन को, समझ में आ रहा है। तो ये क्या करते हैं, ये हैदर अली निजाम के पास जाते हैं, बोले भाई सुना है आप ब्रिटिशर्स की साइड से लड़ रहे हैं, और उसके बीच में बैटल भी हो रहता है और निजाम जो है उसको मारते भी है, ठीक है, मतलब अगेंस्ट मैसूर हो भी जाते हैं। तो ये निजाम के पास जाते हैं और मराठा के पास जाते हैं हैदर अली। अब देखो ये डिप्लोमेसी होती है। हैदर अली कहते हैं यार देखो यार ऐसे क्या लड़ रहे हैं अपन, तो एक ही जैसे दिखते हैं, वो गोरे लोगों के चक्कर में अपन क्यों लड़े। तो निजाम बोलता है भाई देख मैं तो नहीं लड़ता, पर मेरे को तेरे से डर लगता है, तू कहीं मेरे को मार दे कल को। बोले मार दे, भाई को मारा जाता है, भाई अपन पहले गले मिल, फिर ही गले मिलते हैं, है ना। मराठा वालों की आंखों में आंसू। बोले तूने सोच भी कैसे लिया मैं तेरे को मारूंगा यार, मैं तेरे को। फिर मराठा बोलता है भाई मेरे को भी ऐसा लगता है, मैं मेरे को कोई मतलब नहीं है यार, तुम लोग रहो आराम से, मैं जैसे सरदेश मुखी चौथ लेता रहता हूँ उधर उधर से, तुम भी मेरे को पैसा दे दो मैं चुप हो जाऊंगा। बोले यार तू ये ले पैसे की भूखे, 35 लाख रुपए ले ले और चुप बैठ। बोले ठीक है मैं न्यूट्रल हो गया। तो मराठा को इसने अपनी साइड कर लिया। फिर हैदर अली ने निजाम से बोला कि अपन ऐसा करते हैं, अपन दोनों भाई मिलके लड़ते हैं, और मिलके नहीं लड़े तो कम से कम न्यूट्रल तो रहे, मेरे को मार तो मत तू। और हम क्या करेंगे, जो भी कार्नेटिक के अंदर से रीजन आएगा ना, अभी मैं ब्रिटिशर्स को मारूंगा बहुत बुरी तरह, कार्नेटिक का बहुत सारा रीजन लेंगे तो मिल बांट के तेरे को दे दूंगा थोड़ा, और कुछ पैसे भी रख ले तू भाई। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो हैदर अली ने मतलब जज्बात पलट दिए एकदम से। जो ब्रिटिशर्स थे यहाँ पर, ब्रिटिशर्स को हटाकर हैदर अली यहाँ पर चला गया। तो इनिशियली तो निजाम जो थे दैट फाउट अगेंस्ट द मैसूर, बट हैदर अली की सीक्रेट ट्रीटीज से निजाम इसके साथ हो गए, राइट। और उन्होंने एक तरह से न्यूट्रल अप्रोच, मराठा और निजाम दोनों ने ही न्यूट्रल अप्रोच यहाँ पर अपनाया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार अब अपन पढ़ रहे हैं इस अंडरस्टैंडिंग के साथ 1667 से 1669 तक, 1767 से 1769 तक। तो इसका रीजन, जो मेन रीजन थे ये थे कि साउथ इंडिया पे किसकी सुप्रीमेसी रहेगी, ट्रेड मोनोपोली ऑन द बोथ कोस्ट एंड द मेनलैंड। मैसूर पोस्ट रियल थ्रेट टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्लान है कॉलोनियलिज्म का, ठीक है, जो सबको लूट लेंगे, ठीक है, उसके प्लान के अगेंस्ट में हैदर अली एक पत्थर बन के खड़े, राइट। एट द आउटब्रेक ऑफ द वार द ब्रिटिश अलाइड विद द निजाम ऑफ द हैदराबाद एंड मराठास अगेंस्ट द मैसूर, एक्सपेक्टिंग ए क्विक विक्ट्री ओवर द हैदर अली। बोले दोनों को ऐसे बिल्कुल नट कर पॉलिसी बनाकर मारेंगे इनको, चारों तरफ से दबा देंगे। स्टार्टिंग में निजाम ने इनके अगेंस्ट में करा, एट द आउटब्रेक ऑफ द वार इस तरह से हुआ। बट हैदर अली वाज अ गुड डिप्लोमेट एंड न्यूट्रलाइज द फ्रेंडशिप ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी विद द मराठा एंड द हैदराबाद। कैसे, हैदर अली हैड made peace with the Marathas, paying them 35 lakh rupees. He promised to share conquered territories with the Nizam, converted Nizam into its ally. He then joined the Nizam to attack the Nawab of Arcot. फिर नवाब ऑफ आर्कोट के ऊपर ये अटैक करते हैं। ब्रिटिशर सोचते हैं यार, ब्रिटिशर सोच रहे थे अपने भाई लोग मारेंगे उसको उस साइड से, पता चला भाई लोग तो इधर ही आ गए। अब वो आर्कोट को बचा रहे थे ब्रिटिशर्स, इतने में ये एक काम कर देता है जिससे ब्रिटिशर्स हिल जाते हैं। ये भाई आर्कोट में लड़ता लड़ता बोले तुम यहाँ लड़ो, वो मद्रास में चला जाता है, ठीक है। तो नवाब ऑफ आर्कोट को मार रहे और मद्रास के अंदर चले गए, राइट। और मद्रास में जाते हैं तो ब्रिटिशर्स की हालत पतली होती है, भाई प्रेसिडेंसी को खतरा आ गया अपनी, ठीक है। तो देखो वंस, तो ब्रिटिश सफर्ड रिपीटेडली सेटबैक्स एंड वर फोर्स्ड टू फाइट डिफेंसिवली, ठीक है। देयर मिलिट्री वीकनेस एंड फियर ऑफ लूजिंग मद्रास कंपेल्ड देम टू सीक पीस नेगोशिएशन रेदर देन कंटिन्यूएशन ऑफ वार। उनको लगेगा मद्रास भी हाथ से निकल जाएगा। तो ब्रिटिशर्स का ना ऐसे ईगो वीगो नहीं था ब्रिटिशर्स में, ब्रिटिशर्स को हारने लगते ना, हाया हाथ जोड़ के माई बाप मान जाओ भाई, माफ कर दो, गलती हो गई है ना, गलती की माफी दे दो, हाथ जोड़ के आ जाते थे। उनको पता था भाई अभी हाथ जोड़ लेते हैं बाद में मारेंगे इनको,
टाइम आएगा जब मारेंगे। तो ट्रीटीज ये बहुत अच्छे से करते हैं, जैसे हारने लगते हैं इनको लगता है भाई अभी ट्रीटी कर लेते, पैर पकड़ लेते जाके, है ना, कि भैया तू मेरे को माफ कर दे यार, मेरे से गलती हो गई, आज के बाद नहीं लड़ूंगा, राइट। अपन दोनों मिलके रहेंगे हमेशा, कोई तेरे पे अटैक करेगा मैं तेरे साथ हूँ, मेरे पे मैं छोटा भाई मान ले, अरे भाई नहीं मान रहा है तो नौकरी मान ले, राइट। ऐसे करके ट्रीटी कर लेते थे पहले। और ट्रीटी करने के बाद फिर उनको जब लगता था कि भाई यार अब लड़ सकते हैं, तो फिर वो लड़ते थे, फिर ट्रीटी कर लेते थे, फिर पैर पकड़ लेंगे, है ना। तो वंस द अलायंस कोलैप्स, हैदर अली वेंट ऑन द ऑफेंसिव अगेंस्ट द कंपनी, बोला अब तो तुमको मारूंगा। मैसूर फोर्स डिफीटेड British troops at the several places in Carnatic and advanced rapidly. The most dramatic moment come when the Hyder Ali marched to the outskirts of the Hyderabad Madras। मद्रास पहुंचते इनके हाथ पैर खुल गए। ब्रिटिशर्स, है ना, देयर मिलिट्री वीकनेस और मद्रास कंपेल देम टू सीक पीस नेगोशिएशन रेदर देन कन्फ्रंटेशन, ठीक है। और फिर अब होता है ट्रीटी ऑफ मद्रास, ठीक है। तो मद्रास ट्रीटी है, तो मद्रास में, पर अब हमारे तो क्या है, रूलर्स ही ऐसे हैं, क्या करें, लड़ते तो बहुत थे पर इनको दया आ जाती थी, पूरी अच्छी तरह से लड़ी पर लास्ट के अंदर दया आ गई। तो दोनों ने कहा कि भाई, ब्रिटिशर्स ने कहा भैया माफ कर दो यार, इतना कोई मारता है क्या, मद्रास पहुंच गए तुम। ब्रिटिशर्स को अंदाजा नहीं था कि इतना हैदर अली कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनको लगता एक तो वो जो अलायंस थी वो बिगाड़ दी हैदर अली ने अपने दिमाग से। तो अब क्या होगा, कहेंगे कि भाई जो भी आपने हमारा एरिया लिया है हमको दे दो, हमारा जो एरिया है वो आप ले लो, हमने जो एरिया लिया है हम दे देंगे आपको। तो इन्होंने पूरा आरकोट जो था अपने अंदर कर लिया था, राइट, हैदर अली ने। तो हैदर अली ने कहा ठीक है, आरकोट उनको वापस दे दिया। बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है आरकोट, आप देख ही रहे हैं शुरू से, कार्नेटिक वार में भी कितना इंपॉर्टेंस था। अब ये ऐसे बोलते हैं कि भाई कोई भी तुमको मारेगा तब हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, कोई भी हमें मारेगा तो तुम, एक कलेक्टिव डिफेंस की ट्रीटी भी ये कर लेते हैं। पर ब्रिटिशर्स कभी भी कलेक्टिव डिफेंस की ट्रीटी में इनका साथ नहीं देते, ठीक है। Both party returned the areas won by each other. The district of Arcot was given to the Nawab of Arcot. British and Hyder Ali promised that they would support each other if there is foreign invasion. ठीक है। ट्रीटी वॉज रेयर डिप्लोमेटिक सक्सेस बिकॉज अब ब्रिटिशर्स के ना इसमें बहुत इज्जत डाउन हुई, ठीक है। ब्रिटिशर्स की बहुत ज्यादा इज्जत डाउन हो रही है। क्यों इज्जत डाउन हो रही है? कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि ब्रिटिशर्स किसी को इक्वल फुटिंग पे रखकर बात कर रहे हैं, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी हो चुका था, नवाब वाब को हरा चुके थे 1757 के अंदर। उसके 10 साल के अंदर अंदर एक ऐसा बंदा आया इनके सामने जो इनको घुटनों पे बिठा रहा है, पहले तो घुटने में बैठ गया, एक को तो मुर्गा भी बना दिया, तो मुर्गा बन, राइट, ब्रिटिशर्स को। और बोला कि अब ट्रीटी साइन कर दे, राइट। ऐसा इक्वल फुटिंग पे ट्रीटी साइन करना बहुत बड़ी बात थी ब्रिटिशर्स के लिए, ब्रिटिशर्स की बहुत ह्यूमिलेटिंग थी, राइट। तो यहाँ पर देखो, द ट्रीटी वाज रियल डिप्लोमेटिक सक्सेस फॉर इंडियन रूलर अगेंस्ट द कंपनी एज इट प्लेस हैदर अली एन इक्वल फुटिंग विद द ब्रिटिश, अनलाइक मोस्ट ट्रीटीज जिसके अंदर टेरिटोरियल लॉसेस होती है, ठीक है, इंडेमिनिटी फीस लगा देते थे, जैसे हमने पंजाब में देखा था, और पॉलिटिकल सबऑर्डिनेशन ऑन द मैस, है ना, और पॉलिटिकल सबऑर्डिनेशन, ठीक है। इसके अंदर ऐसा नहीं हुआ, राइट। इस ट्रीटी के अंदर ऐसा नहीं हुआ, उसके अंदर एक तरह से इक्वल फुटिंग पे ही है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये समझ लो, पहले फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के अंदर, एक बार मैं तुमको रिवाइज करा दूं यार, एंग्लो मैसूर वार, ठीक है। वुडियार डायनेस्टी थी, वुडियार डायनेस्टी को कब्जा लिया एक तरह से किसने, हैदर अली ने। हैदर अली को पता था इधर निजाम बैठे हैं, इधर मराठा बैठे हैं, और नीचे ब्रिटिशर्स, कार्नेटिक रीजन, ये वाला लोकेशन आपको याद रखना है, ठीक है, पूरा। तो ब्रिटिशर्स को भी ये पता था इसकी कमजोरी है, ठीक है। प्लस हैदर अली इज हैविंग गुड रिलेशन विद द फ्रांस, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, टीपू सुल्तान के भी अच्छे रिलेशन होंगे फ्रांस से। और ये बात खाई जा रही है ब्रिटिशर्स को, हमारी शक्ल में ऐसा क्या है जो हमसे दोस्ती नहीं करते हो तुम, ठीक है। तो बोले तुम तो भरोसे लायक नहीं हो, राइट। फिर ये क्या करते हैं, ठीक है, तो भरोसा तोड़ते हैं, निजाम और मराठा को अपनी साइड कर लेते हैं। निजाम हैदर अली को मारने जाता है, तो हैदर अली इसको बिठा लेता है अपने, अरे भाई क्या लड़ना है, अरे बैठ पहले चाय तो पी ले, ठीक है। मराठा उसको बिठा लेता है, 35 लाख रुपए मराठा को देता है, निजाम को बोलता है कि ब्रिटिश को मारते हैं दोनों मिलकर, इनकी टेरिटरी में से कुछ हिस्सा मैं तुमको दे दूंगा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक। फिर ये आके मारते हैं बुरी तरह से, नवाब ऑफ आरकोट भाग जाता है बेचारा, ठीक है। आरकोट वाला जो रीजन है उसको ही कैप्चर कर लेते हैं। इतने ब्रिटिशर्स यहाँ पे लगे रहते हैं, अरे भाई आरकोट चला, इतने मद्रास पहुंच जाते हैं। मद्रास पहुंचेंगे, ब्रिटिश के हाथ पांव भूल जाएंगे, ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन कर लेंगे, गलती हो गई भाई, अपन तो भाई हैं, राइट, ऐसे करके। चलो 134 करो। वीकली टेस्ट में सब रिवीजन कर लेना भाई, लेक्चर 1 से लेकर इस हिस्ट्री का तो पूरा कर ही लेना। और पॉलिटी पूरी रिवाइज कर, रिवीजन मोड में लगा दो पॉलिटी हर दिन आपको। अच्छा चलो ये कर लो।
पॉलिटी कैसे रिवाइज करवाए आपको? पॉलिटी तो आप पढ़ना ही छोड़ दिए होंगे। पढ़ना छोड़ दोगे ना, रिवाइज करना छोड़ दोगे, दिक्कत हो जाएगी बच्चों बहुत ज्यादा। एक काम करें, चलो इसका भी मैं बताता हूँ आंसर। एक काम करते हैं अपन, क्योंकि पॉलिटी का रिवीजन आप छोड़ चुके हो ऐसे ही मेरे को लग रहा है, ठीक है, और पक्का छोड़ चुके हो तुम लोग, ठीक है, जानता हूँ मैं स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, एक बार पढ़ लिया सब्जेक्ट तो उसको फिर भूल ही जाता है। पॉलिटी को वापस आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये वेडनेसडे को जो टेस्ट होगा इसमें तो पूरे सब्जेक्ट आएंगे। एक पॉलिटी का फुल लेंथ टेस्ट हम ले रहे हैं, ठीक है, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे, नो करंट अफेयर्स, नो हिस्ट्री, नो ज्योग्राफी, सिर्फ पॉलिटी का होगा। 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। ये होगा संडे को, नेक्स्ट संडे को, राइट। ठीक है, वेडनेसडे के टेस्ट के बाद फिर संडे को पॉलिटी का फुल लेंथ टेस्ट 50 क्वेश्चन का होगा। तो वेडनेसडे का टेस्ट देने के बाद पॉलिटी को पढ़ लेना। अभी मैं तो बोल रहा हूँ वेडनेसडे के टेस्ट से पहले ही पूरा पूरा याद कर लो फुल लेंथ टेस्ट के लिए। और ये फुल लेंथ टेस्ट सभी को देना होगा, सब बच्चे, मतलब इसमें तो कोई तुम्हारा नहीं है कि साहब बैकलॉग हो गया, साहब ज्योग्राफी में अभी सर टाइम लग रहा है, ऐसा कोई बहाना नहीं चलेगा। ये तो फुल लेंथ टेस्ट है, पॉलिटी का है, सिर्फ करंट अफेयर्स कुछ नहीं पूछ रहे, सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट पॉलिटी का ले रहे हैं। तो एक पूरा कंप्लीट रिवीजन आपको पॉलिटी का करवाना है, इसलिए देना है। और सभी बच्चे मैंडेटरी, मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ, जिसने टेस्ट नहीं दिया उसके घर पे फोन चल जाएगा। मैंडेटरी ये वाला टेस्ट देना है, संडे वाला टेस्ट, और रिवाइज करके देना है, और इसके मार्क्स शेयर करूंगा मैं आपके फैमिली से, ठीक है। सभी बच्चे पॉलिटी का टेस्ट देंगे, आज ही बता रहा हूँ, संडे को पॉलिटी, देयर विल बी टेस्ट ऑन संडे, पॉलिटी का, ओनली पॉलिटी, देयर विल बी 50 क्वेश्चंस, और एवरीबडी हैज टू रिवाइज पॉलिटी अगेन एंड अगेन एंड देन गिव दिस टेस्ट ओनली, ठीक है। बहुत बार रिवीजन करके टेस्ट देना। इस टेस्ट के मार्क्स आपके पेरेंट्स से शेयर करे जाएंगे, सबके पेरेंट्स का नंबर है मेरे पास, आपके पेरेंट्स से मार्क्स से शेयर करे जाएंगे कि बच्चे ने आपका इस तरह से कराया, ठीक है। पूरा का पूरा एक पूरा परफॉर्मा मैं बनाकर दूंगा आप लोग, ठीक है। और इसको बहुत सीरियसली देना है, इसको टाइम भी हम डिसाइड कर रहे हैं इसका, ठीक है, अभी भी टाइम भी डिसाइड कर रहे हैं, 7 से 8:30 बजे तक का, ठीक है। यार सर की क्लास और होती है ना संडे को, तो संडे को 9 से 10:30 बजे तक कर देते हैं, है ना। 9 से 10:30 बजे तक का टाइम पीरियड दे रहा है आपको, इसके बाद कोई टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। ये ही टाइम है आपका, इसके अंदर 10:30 बजे तक मेरे पास सबकी शीट आ जानी चाहिए, प्रूफ कि भाई हाँ हमने ये दिया है, टेस्ट दिया है, ठीक है। 9 से 10:30 बजे तक का टेस्ट होगा, ये अभी बता रहे हैं, ये टाइमिंग फिक्स है। इसके बाद कोई टाइम नहीं देगा। कहीं कुछ हो रहा हो तुमको तो पहले दे देना, पर इसके बाद नहीं देंगे, ठीक है। सैटरडे को अपलोड कर दूंगा मैं, और सैटरडे को नहीं, या फिर कई बच्चे हैं ना चीटिंग भी कर रहे हैं, राइट। कई बच्चे चीटिंग भी करते हैं कि गूगल पे देख लेते हैं, तो 9 बजे ही पेपर मिलेगा आपको, 8:30 बजे पेपर मिल जाएगा, और 9 से 10:30 बजे, मतलब बहुत सीरियस टेस्ट है ये, इसको हल्के में मत लेना, पॉलिटिकल। सब बच्चे रिवाइज करो और रिवाइज करके टेस्ट दो, ठीक है। चलो, विद रेफरेंस टू द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, हैदर अली न्यूट्रलाइज द मराठास बाय पेइंग हेवी ट्रिब्यूट, ठीक है, दैट इज करेक्ट। निजाम ऑफ हैदराबाद इनिशियली अलाइड विद द ब्रिटिश, दैट इज करेक्ट, ठीक है। द वार was triggered by the joint Mysore Hyderabad attack on Nawab of Arcot, बुरी तरह से मारा। ब्रिटिश वर फोर्स टू डिफेंड मद्रास डायरेक्टली, ठीक है, ये दिस इज आल्सो करेक्ट, राइट। द वार रिजल्ट इन ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ द मैसूर टेरिटरी, देखो एक क्वेश्चन में सब कुछ आ गया इसके अंदर, तो दिस इज नॉट राइट। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ विल बी राइट। 135 करो। First Anglo-Mysore War exposed the limits of the British military power in the South India. That is correct. Hyder Ali's diplomacy and rapid maneuver warfare prevented the British from securing a decisive victory. ठीक है, that is also correct. ठीक है, तो correct answer इस तरह से हो। Treaty of Madras ended the first. जल्दी से कर लो उसको। ठीक है, तो ए विल बी राइट आंसर, इसका ए करेक्ट आंसर हो। ट्रीटी ऑफ मद्रास एंडेड द फर्स्ट एंग्लो मदर। ये कर लो, पढ़ लो आराम से।
हम्म, हम्म, हम्म। जल्दी करो सॉल्व। ब्रिटिश फेल टू इम्पोज ए सेटलमेंट फेवरेबल टू देमसेल्फ इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, दैट इज करेक्ट। ठीक है। ब्रिटिश हैड टू फाइट विदाउट रिलायबल इंडियन अलाइज थ्रू आउट द वॉर नहीं, स्टार्टिंग के अंदर निजाम्स ने इसकी हेल्प करी थी, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हैदर अली सक्सेसफुली ब्रोक होस्टाइल अलायंस थ्रू डिप्लोमेसी एंड प्रेशर, दैट इज आल्सो करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली वन, और सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट, सी विल बी करेक्ट आंसर। 138 क्वेश्चन करो। ब्रिटिश प्रेस्टीज इन द साउथ इंडिया सफर्ड, मैसूर इमर्ज एज ए मेजर एंटी ब्रिटिश पावर। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो में कि जिसने भाई एंटी ब्रिटिशर्स के एंटी हो गया, राइट। ब्रिटिश ऑर्डर द ट्रीटी इन द लेटर कन्फ्लिक्ट्स, नहीं। 1761 के अंदर मराठास ने इसके ऊपर अटैक करा था, मैसूर के ऊपर। ब्रिटिशर्स ने बोला भाई फोन ही नहीं उठाया मैसूर का, राइट। तो दिस इज रॉन्ग, तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, बी विल बी करेक्ट आंसर। सेकंड एंग्लो मैसूर वार 1780 से 1784 के बीच में होता है, राइट। तो काफी टाइम हो चुका, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार को, ठीक है, काफी टाइम हो चुका, ट्रीटी को भी काफी टाइम हो चुका, बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई जिसके अंदर बट इनको ये पसंद नहीं आएगा, ठीक है, मैसूर वालों को। मैसूर वालों ने जब ट्रीटी ऑफ मद्रास करी थी तो उन्होंने बहुत पांव पकड़ के ट्रीटी करवाई थी, राइट। कि यार कर मतलब ब्रिटेन ने, राइट। और ब्रिटेन ने कहा था कि भाई हम आपके साथ रहेंगे हमेशा। तो 1767 से लेकर 69 तक का वार हुआ, ठीक है। बट फिर 1771 के अंदर, ठीक है, मराठास अटैक करते हैं मैसूर के ऊपर, ये चुप हो जाते हैं, फोन बंद कर लेते हैं अपना, ठीक है। तो इनको समझ में आएगा ही इज नॉट द रिलायबल अलाई, है ना। और इसको ये हैदर अली को समझ में आएगा वी शुड गो बैक टू द फ्रेंच, ठीक है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से ही हमको करना चाहिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में और इसके बीच में जो अच्छे लोग हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, ब्रिटिश वाले ऐसे साथ देने में नहीं आते हैं, ठीक है, बस बोलते रहते हैं, right? एक तो ये चीज हैदर अली को के दिमाग में बैठ गई, उसके दिमाग में कुछ बैठ जाता था ना, बदला जरूर लेता था। दूसरा, हैदर अली को ये भी पता था कि भाई ब्रिटिशर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं, मतलब ब्रिटिशर्स, अब हम जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ रिलेशन अच्छा करेंगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तो दिक्कत होगी, राइट। समझ में आ रहा है? अच्छा, ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने निजाम्स को बुलाया और मराठास को बुलाया। इस टाइम पीरियड के अंदर निजाम और मराठास को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी साइड कर लिया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अचीवमेंट फॉर द ब्रिटिशर्स, राइट। तो बहुत लंबा समय निकल गया इसके अंदर, राइट। अगर हम देखें तो 10 साल के आसपास का समय निकल गया फर्स्ट, और 1780 से 84 के बीच में ये वार होता है, और यहाँ पर इस तरह से ये इसके अंदर कर लेगा, राइट। तो अब यहाँ पर देखें कॉस 1778 फॉलोइंग द आउटब्रेक ऑफ एंग्लो फ्रेंच वार, ठीक है, एंग्लो फ्रेंच वार हो रहा है कहाँ पर, यूरोप के अंदर। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइडेड टू एलिमिनेट फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन द इंडिया बाय कैप्चरिंग रिमेनिंग फ्रेंच पोजीशंस ऑन द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो इनको ब्रिटिशर्स वहां पर अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा है, ठीक है, यूरोप के अंदर। तो उसके अंदर फ्रांस इज सपोर्टिंग अमेरिकन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो उनको लग रहा है कि यार इंडिया के अंदर फ्रांस के ऊपर हमको अटैक करना चाहिए। तो ये स्टार्ट यहाँ से होता है, बट आप देख रहे हैं बीच में जो है ट्रीटी ऑफ मद्रास को इन्होंने वायलेट करा कि आप
जब मराठास ने अटैक करा तो इन्होंने कुछ हेल्प नहीं करी, तो वो दिमाग में हैदर अली के है। एज ए पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी द कंपनी कैप्चर्ड पौंडीचेरी एंड अदर फ्रेंच सेटलमेंट 1778, सीवियरली वीकनिंग फ्रेंच पॉलिटिकल एंड मिलिट्री प्रेजेंस। समझ में आ रहा है? अब एक मालाबार कोस्ट के ऊपर एक तरह से एक माहे नाम की एक जगह है, माहे, वो हैदर अली के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये माहे जो है ना, अपन ने पढ़ा भी था, ये है ना, मैप पे देखा भी था, माहे जो है दैट इज अंडर द फ्रेंच कंट्रोल। और जब ब्रिटिशर्स फ्रांस को हरा रहे हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर, बिकॉज अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में फ्रेंच इज हेल्पिंग अमेरिकन, तो ये माही वाले रीजन है ना, इसको भी ये कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। माही इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हैदर अली, बिकॉज इसके आर्म्स एम्यूनिशन ये यहाँ से आते थे, फ्रांस की जो सपोर्ट होता था वो सारा का सारा यहीं तक आता था। और माही, ये ब्रिटिशर्स को पहले क्लियर भी कर चुके हैं कि भाई आप माही के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, माही मेरा दोस्त है, राइट, हैदर अली से बोल रहे हैं। तो सेकंड एंग्लो मैसूर वार जो हुआ है वो इसी कारण से हुआ है कि माही को भी वो कैप्चर करने की सोचने लगा था। जैसे ही इसको पता चलता है, इसको हैदर अली को लगता है कि हाँ भाई ये तो गड़बड़ होगी, और हैदर अली टूट पड़ते हैं किसके ऊपर, ब्रिटिशर्स के ऊपर। पर पीछे से निजाम जो है और मराठास जो है, और निजाम तो अगेंस्ट मराठास तो पहले भी लड़ चुके हैं, उससे 1771 में लड़ाई हुई थी मराठास और उनकी, तो मराठास आर एंटी हैदर अली, निजाम न्यूट्रल हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो in 1779 the British went further and seized the French controlled port of Mahi on the Malabar coast. Mahi was strategically important because it lays on coast controlled by the Hyder Ali of the Mysore and served as a key channel for the French military supplies to Mysore. The capture of Mahi was viewed by Hyder Ali as a direct violation of Mysore's sovereignty and interest. Mahi was of great significant importance to Hyder, who received French supplied arms, munitions through the port, and the Hyder had not only told the British that it was under his protection, he had also provided troops for its defense. At the outbreak of the war in 1780, Hyder Ali launched a massive and well-coordinated invasion of the region Carnatic, supported by the French officers and artillery. Mysore forces rapidly overran British territories, devastating countryside and cutting off the company's communication. The most serious attack was the Battle of Pollilur, where Hyder Ali inflicted a crushing defeat on a company army. ठीक है, तो पोलीलूर के ऊपर एक बैटल होता है यहाँ पर. This was one of the worst reverses suffered by the British in India and temporarily shattered their military prestige in the South India. यहाँ पे सर ईरे कोट होते हैं, ठीक है, वो वापस से काउंटर अटैक करते हैं, ठीक है, मैसूर के अंदर. इंपॉर्टेंट बट इनडिसाइसिव बैटल्स वर फॉट एट द पोर्ट नोवो, जिसको अपन बोलते हैं बैटल ऑफ नोवो, ठीक है, शॉलिंगोर, एंड सेकंड बैटल ऑफ द पोलीलूर. पोलीलूर के अंदर दूसरा बैटल होता है. तो ये नाम याद रखने पड़ेंगे हमें, ये पूछ सकते हैं. जैसे अभी क्वेश्चन पूछा था मैंने, पॉट नो, बैटल ऑफ नोवो पूछ सकते हैं, बैटल ऑफ शॉलिंगोर पूछ सकते हैं, ठीक है, पोलीलूर पूछ सकते हैं, है ना. बस नाम याद करना है, इवन ये भी नहीं करना कि कब हुए, राइट. द ब्रिटिश फोर्स चेक्ड मैसूरियंस एडवांसेस बट फेल्ड टू सिक्योर ए डिसाइसिव विक्ट्री. 1782 हैदर अली डाइड ड्यू टू द डिजीज कार्बनकल, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया इन्फेक्शन से मर गए, राइट. हिज सन टीपू सुल्तान बिकम सक्सेसर एंड कंटिन्यू द वार टिल 1784. और यहाँ पर टीपू सुल्तान जो होंगे ना, बहुत इनोवेटिव वेपन्स यूज करेंगे. टीपू सुल्तान मतलब ऐसा लगा कि हैदर अली के बाद तो सब खत्म हो गया, पर टीपू सुल्तान के आते ही एक नई धार आ जाएगी इसके अंदर युद्ध में. रॉकेट लॉन्चर तक, रॉकेट तक लॉन्च कर देते हैं, ठीक है. इनोवेटिव वेपन लाइक रॉकेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. बोले भाई ये क्या रहा ऊपर से, धम पड़ा, सब खत्म. वो दूसरा तीसरा इस तरह रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं. पहली बार ऐसे हिस्ट्री के अंदर, वर्ल्ड की हिस्ट्री में पहली बार रॉकेट लॉन्च करे. और टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, ही वाज वेरी वेरी इनोवेटिव भाई, बहुत इनोवेटिव था मिलिट्री वाइज भी, और चीजों में बड़ा इनोवेशन था इसके अंदर. वार एंडेड विद अ ट्रीटी एट मैंगलोर एंड बोथ एग्रीड टू मेंटेन स्टेटस को, ठीक है. तो यहां पर अगर हम देखेंगे ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में क्या होता है, 11 मार्च 1784 को ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होती है. दोनों मतलब बुरी तरह से लड़ रहे थे, ब्रिटिशर्स को लग रहा था तो खत्म ही कर देगा भाई टीपू सुल्तान, आगे बस क्या एक तरह से जाकर पैर पकड़ लिए. ये ट्रीटी विटी सब याद करवा देंगे ना, इसका कंटेंट याद रखो, बस ये नाम वाम याद करा देंगे, राइट. विद द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ मैंगलोर एट विच, अच्छा कार्नेटिक वार की ट्रीटीज बताओगे एक बार, कार्नेटिक वार के अंदर कौन कौन सी ट्रीटी हुई, ट्रिक से याद कराई थी मैंने. कार्नेटिक फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट में कौन सी हुई, सेकंड में कौन सी हुई, थर्ड में कौन सी हुई, इमेज याद करवाई थी एक मिनट.
सब बच्चे लिखें। यस मनोज, पूरा मत लिखो, थोड़ा थोड़ा ही लिख दो। मनिंजा, तलवीन। केतन ने लिख दिया, अंजलि ने लिख दिया, तलवीन ने लिख दिया, मनिंजा ने लिख दिया, मनोज बच गए। क्या थी स्टोरी? स्टोरी क्या थी? चप्पल पड़ी, खून रिस गया। ठीक है, अब आप ये देखो कि अगर आप अपन ऐसे याद नहीं करेंगे ना तो अपन को याद नहीं रहेंगे। आप सोच रहे हैं बिना इस स्टोरी के आप याद नहीं रख सकते थे इस चीज को। ये इंपॉर्टेंस है स्टोरी का। तो हमने रहा एशली शेफल, पौंडीचेरी और ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी और ट्रीटी ऑफ पेरिस, राइट, इस तरह से। तो इसलिए स्टोरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। अब मैं तुमसे पूछूं कि भाई कौन से यूरोपियन पहले आए थे, क्या सीरीज थी? सीरीज याद है आपको? ठीक है, पेन ड्राइव में इंग्लिश मूवी डाली, फ्रेंच फ्राइज के साथ देख ली, बस खत्म काम। अब इन योर वाइल्ड ड्रीम्स यू कैन थिंक लाइक दिस कि भाई आपने एक एक वीक पहले या 1.5 वीक पहले आपने पढ़ा है और आपको याद रह जाएगा। नहीं, करना ही पड़ेगा ये तुमको। ठीक है, मैं जानता हूँ, देखो यूपीएससी की प्रिपरेशन मतलब मैच्योरिटी से पढ़ना चाहिए, पर जो चीज बिना मैच्योरिटी के हो सकती है तिकड़मबाजी से, वो तिकड़मबाजी से कर लो ना, फिर क्यों परेशान हो रहे हो? पढ़ोगे भूलोगे। अपन कॉन्सेप्ट तो पढ़ ही रहे हैं, पर जहां पर अपन को ये चीज लग रही, तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग कि ये सब चीजें आपको याद रखनी है, राइट। अपनी खुद की भी स्टोरी बना लो, पर ऐसी मत बना देना कि भाई ऐसा कुछ तुम पासवर्ड सा बना दो जो खुद ही भूल गए। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं करना है। कई लोग होते हैं, सर इसका ए निकाल लेता हूँ, इसका एम निकाल लेता हूँ, इसको वो ऐसे करके बना तो लोगे तुम, पर फिर तुम खुद ही भूल जाओगे 2 दिन बाद। ऐसी नहीं करनी। स्टोरी बनानी है, स्टोरी बना रहे हैं जैसे अपन स्टोरी बना रहे हैं कि ऐसे ऐसे इस तरह से, तो वो याद रह रही है। जैसे हम कहें कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से हमने क्या क्या लिया था, तो हमने स्टोरी बना ली उसकी कि जवाहरलाल नेहरू वो जो थे वो रट लगाने लग गए, है ना, फिर उनको कैमरा दे दिया, है ना, वो स्टोरी याद है हमको। फिर वो और लोग मांगने लग गए तो उनको पार्ले जी का बिस्कुट का पैकेट दे दिया, फिर सिंगल सिंगल दिया, फिर एक रूल बना दिया। ठीक है ना। तो और कैब से गए थे तो कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट प्रिविलेजेस, वो सब चीजें अपन को ऐसे याद करनी है। ठीक है, क्योंकि हमको अल्टीमेटली एग्जाम को सेलेक्ट करना है, एग्जाम के अंदर सिलेक्शन आना है। ठीक है, हमको, हमें कोई मतलब नहीं है भैया प्रीलिम्स ऐसे ही क्लियर करा जाता है। और मैं तो है ना, अभी आपको तो खैर फिर वो ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा। नहीं तो मैं तो, मेरे को तो ऐसी गंदी आदत लग गई थी अपने टाइम ऑफ प्रिपरेशन में, मैं सारे करंट अफेयर्स ऐसे याद कर लेता था, एक भी चीज भूलता नहीं था फिर। और आते थे ऐसे टिक होते थे, फिर यूं इस तरह से टिक होते थे। ठीक है, आपको तो बहुत कम मैं ये चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि भाई जितना आप लोग, सबका अलग अलग होता है सिस्टम, पर ये तो है कि इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ टीपू सुल्तान और साइको, अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। इसके अंदर जो होगा सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होगा? टीपू सुल्तान भाई अपना हीरो बन जाएगा, चश्मा लगा के घूमेगा टीपू सुल्तान। बोले भाई मैं देखा पिताजी से भी आगे बढ़ पहुंच गया। और ब्रिटिशर्स को लगेगा यार हम, ब्रिटिशर्स को खुद के ऊपर सेल्फ डाउट हो जाएगा। ठीक है, स्टेटस कोई था, पर ब्रिटिशर्स को खुद के ऊपर सेल्फ डाउट हो गया, भाई हमसे कोई हारेगा कि नहीं हारेगा। और ब्रिटिशर्स को ही नहीं, सबको इसके ऊपर सेल्फ डाउट होने लगेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, टीपू सुल्तान ने जब इनको हराया, मतलब हराया नहीं, मतलब फिर भी स्टेटस को है, मतलब हारा नहीं टीपू सुल्तान, तो इसका इतना गंदा असर पड़ा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की रेपुटेशन में कि इनके स्टॉक प्राइसेस गिर जाएंगे पूरे, बिल्कुल स्टॉक प्राइसेस गिर जाएंगे, है ना, एकदम से शेयर मार्केट इनका क्रैश हो जाएगा। कह रहे भाई टीपू ने क्या बुरा मारा। कहीं जाते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का, भाई टीपू टीपू ऐसे करके चिढ़ाते थे सब लोग इनको। समझ में आ रहा है? इतना बुरा इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। और फिर ऐसा लगेगा कि भाई ये ईस्ट इंडिया कंपनी तो खत्म ही हो जाएगी। और तुम अब देखो कैसी चीजें बनती हैं, आप इसके अंदर समझो। स्टॉक प्राइस चली जाएगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उस वक्त,
राइट, संभल नहीं पा रही है, 20 साल बाद 20-25 साल बाद वो संभल नहीं पाएगी बिल्कुल। और उसको फिर कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नेंस सही से चलता रहे, इसके लिए फिर पिट्स इंडिया एक्ट लेकर आएंगे 1784। समझ में आ रहा है? मतलब उसी वक्त 1784 तो उसी वक्त का टाइम पीरियड है, 20-25 साल बाद तक उसका इंपैक्ट रहेगा, मतलब कहने का मतलब ये। तो पिट्स इंडिया एक्ट लाने का एक रीजन ये भी था, टीपू सुल्तान ने बहुत बुरा मारा साहब, जिससे कि अब देखो, क्योंकि 1773 में तो अभी रेगुलेटिंग एक्ट आया है और उसके 20 साल तो रुके, पर 1784 के अंदर पिट्स, अब 1781 में भी एक एक्ट आया जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट और उसके बीच में, आप सबको याद है, 1784 के अंदर फिर पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तुमसे ना हो पाएगा, राइट, इस तरह से होगा, तुम अपने बस कमर्शियल इंटरेस्ट ही कर लो, बाकी हम देख लेंगे। इतना भयंकर इंपैक्ट रहेगा इसका। टीपू सुल्तान, दैट्स वाई टीपू सुल्तान को बड़ा रूलर मानते हैं। समझ में आ रहा है? टीपू सुल्तान को एक बड़ा रूलर मानते हैं कि टीपू सुल्तान ने उनको मजबूर कर दिया एक एक्ट पास करने के लिए, उनकी कंपनी के शेयर मार्केट गिर गए पूरे, घबरा गई, और उसी साल 1784 के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट का, उससे पहले कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, पर वो देखेंगे यार कंपनी तो पूरी ही डूब जाएगी और उसके ऊपर ही पूरा ब्रिटिश एम्पायर आगे जाके खड़ा होगा कंपनी। तो यहाँ पर देखो, द वार वाज एंडेड 17 मार्च 1840 विद द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर एट विच बोथ साइड एग्रीड टू रिस्टोर द अदर्स लैंड टू द स्टेटस को। स्टेटस को हो गया था, बट जो टीपू सुल्तान को जो पोजीशन मिली थी ना, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जो हुआ था, दैट इज वेरी डेंजरस। द ब्रिटिश रिकॉग्नाइज टीपू सुल्तान एज अ लेजिटिमेट रूलर ऑफ मैसूर। Both sides agreed to peace and non-interference in each other's territories. The great advantage to Tipu was psychological impact of his victory with Britishers. The mode of conclusion was highly satisfactory. Treaty of Mangalore in Britain was seen by many as a beginning of an end of the British East India Company. गई है तो गए हो British East India Company, अब ना संभल पाएगी। As a result, stock prices in the company dived and the British East India Company began to fail. This was of great concern the British government since its trade represented a sixth of British national income, क्योंकि British national income का 1/6 जो है that is coming from British East India Company trade। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को गुस्सा आएगा, क्या कर रहे हो भाई आप। टीपू ने हिला के रख दिया इनको। देखो, it was decided to fix the problem through what is now called the Pitt's India Act. That's how you have to understand. समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपको इसके अंदर अंडरस्टैंड करना है। अब टीपू भाई जो है ना, उनका कंट्रीब्यूशन, अब देखो टीपू सुल्तान एक बड़ा रूलर हो गया ना भाई, इतना बड़ा पूरा हिला के रख दिया, इसीलिए तो कहते हैं कि भाई टीपू सुल्तान को एक तरह से बहुत बड़ा रूलर मानते हैं, राइट। कई लोग कंट्रोवर्सी भी अटैच्ड है टीपू सुल्तान से, कई लोग बोलते हैं कि भाई मुस्लिम लीडर है तो उसको हिस्ट्री में इतना बड़ा नाम इसलिए दे रखा है क्योंकि हिस्ट्री बायस्ड है, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि भाई टीपू सुल्तान जो है वो हिंदूज के साथ बड़े एट्रोसिटीज करता था, राइट। ऐसी चीजें कॉन्ट्रोवर्सीज के अंदर है, राइट। बट आप देखो कि रियली इंपैक्ट तो हुआ ना ब्रिटिश एम्पायर को, ब्रिटिश एम्पायर को नेगेटिव इंपैक्ट हुआ, और ऐसे किसी वार में नहीं हुआ था कि उनको एक एक्ट ही पास करना पड़ गया, जड़े हिला के रख दी, उसकी प्राइस भी गिर गई, राइट, स्टॉक मार्केट की। अब टीपू सुल्तान एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, क्यों है ये भी अपन को इसके अंदर पढ़ना है। तो टीपू कंटिन्यूड हिज एफर्ट टू मॉडर्नाइज हिज स्टेट ऑफ मैसूर, मैसूर की स्टेट को मॉडर्नाइज। ही ब्रॉट सेवरल रिफॉर्म्स इन द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजी। और ये ऐसा नहीं था कि रिफॉर्म किसी को बोलते थे कि भाई एग्रीकल्चरिस्ट को हायर कर लिया, खुद भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते थे। इनका खुद का भी माइंड जो है बड़ा साइंटिफिक माइंड। टीपू सुल्तान के ऊपर मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, प्रीलिम्स में भी आया होगा तो मैंने देखा नहीं अभी। ही एनकरेज कैश क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चर लाइक ग्रेप्स। बोले वीट राइस कब तक उगाओगे भाई, पैसे वाले क्रॉप उगाते हैं, ठीक है। ही एनकरेज लोकल इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। और आप एनसीईआरटी में देखना, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वहां पे इतनी ग्रो कर गई थी उस टाइम पर कि घर घर के अंदर आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस हो रहा है, घर घर के अंदर फर्नेसेस बने हुए हैं। और टीपू की तलवार के बारे में तो आप जानते होंगे, ठीक है, आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। वुड्स स्टील टेक्नोलॉजी से वो बनी हुई थी, और वो तलवार ऐसी थी कि भाई, वो तलवार आज भी म्यूजियम में रखी हुई है, राइट। और वो तलवार ऐसी थी कि भाई कभी भी, मतलब एक तो बहुत भारी तलवार होती थी और उसका निशाना ऐसा होता था बिल्कुल कि भाई सामने वाला तो फिर मरेगा ही मरेगा, है ना। ऐसे जब वो मारते थे ना तो कवच जो होता था ऐसे पूरा कट जाता था आदमी, ऐसे यूं मारते थे तलवार से तो। और बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ वाली तलवार होती थी, राइट। टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्पेशली कॉटन एंड द सिल्क डेवलप्ड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द मैसूर। कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत डेवलप हुई। कटलरीज आल्सो डेवलप्ड मोस्ट इन द मैसूर अपार्ट फ्रॉम द परफ्यूम्स मेड ऑफ द सैंडलवुड्स। फिर ही आल्सो एनकरेज एक्सपोर्ट ऑफ द लोकल प्रोडक्ट्स through better diplomatic and trading ties in the countries like Burma, Afghanistan, Iran, Turkey and France.
He also encouraged art and literature, rewarded scholars and artists. He gave grants to the different religious institutions. He celebrated the success of French revolutions and planted a tree of liberty. लिबर्टी ट्री एट श्रीरंगापट्टनम, अपनी कैपिटल के अंदर, है ना. फ्रेंच रिवोल्यूशन जो हुआ था, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस, ये इसके अंदर जो थीम्स निकल के आई थी. ही बिकेम मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब ऑफ द फ्रांस. फ्रांस का जब ये मूवमेंट हुआ तो बहुत सारे क्लब्स बने थे, तो उसके अंदर जैकोबियन क्लब के मेंबर भी थे. ही रोट अ मिलिट्री मैनुअल उन्होंने लिखी, फतहुल मुजाहिदीन, एक्सप्लेनिंग द ऑपरेशन ऑफ द रॉकेट्स, कि रॉकेट्स को कैसे चलाते हैं, रॉकेट्स कैसे काम करते हैं. ऐसे माना जाता था भाई खुद एक इनोवेटर थे. ही वॉज क्रेडिटेड एज पायनर ऑफ द रॉकेट टेक्नोलॉजी इन इंडिया. ठीक है. इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी इनका इम्पैक्ट देखो. ठीक है. टीपू इंट्रोड्यूस ए न्यू मलूदी लूनी सोलर कैलेंडर. राइट. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ये देखो, ये एनसीईआरटी में दे रखा है. ये एनसीईआरटी टीपू टॉय टाइगर. ठीक है. ये एक तरह इनका टॉय है. राइट. तो दिस इज अ पिक्चर ऑफ बिग मैकेनिकल टॉय दैट टीपू पोजेस्ड. ठीक है. टीपू सुल्तान के पास है. यू कैन सी ए टाइगर मॉलिंग ए यूरोपियन शोल्डर. एक यूरोपियन शोल्डर को देखो, टाइगर दांत गड़ाए बैठा है. व्हेन इट्स हैंडल वाज टर्न द टॉय टाइगर रोड एंड शोल्डर श्रिक्ड. ठीक है. जैसे हैंडल वैंडल करते होंगे तो वो करता होगा. तो इसके अंदर ये टीपू है ना. टीपू नाम से टीपू है, बस है बड़ा खतरनाक. अरे पापा ने नाम गलत रख दिया मेरा टीपू. कोई अच्छा सा नाम रखते क्या, टीपू टीपू. राइट. और ये एक तरह से ब्रिटिशर्स है. ब्रिटिश टूक इट अवे व्हेन द टीपू सुल्तान डाइड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम. अभी भी अल्बर्ट म्यूजियम के अंदर विक्टोरिया में ही रखा हुआ है. कभी जाओ तो देख लेना. राइट. इसमें एक बटन दबाएंगे, ऐसे इसका हैंडल खींचेंगे तो शेर चिंगार मतलब चिल्ला मतलब रोर करेगा. राइट. और फिर शेर जो होगा रोर करेगा और उसके ऊपर इस तरह से अटैक कर देगा. ये डर जाएगा ब्रिटिशर्स. इस तरह का टॉय उन्होंने बना रखा. तो इतना वो हेट करते थे ब्रिटिशर्स से. इनकी एक लीजेंड ऑफ टीपू, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है. लीजेंड मतलब एक ऐसी स्टोरी जिसकी सत्यता का पता नहीं. ठीक है. और लगती भी ऐसी है. देखो, किंग आर ऑफन सराउंडेड बाय द लीजेंड्स. बहुत सारे किंग की बहुत सारी कहानियां होती हैं. मिडीवल में तो कहेंगे, मिडीवल में तो बहुत सारे हम पढ़ेंगे ऐसे कि हमारा राजा ऐसा था, हमारा राजा ऐसा था. प्रशस्तियां जो होते हैं. राइट. तो ग्लोरीफाइड थ्रू द फोल्क. तो हियर इज a legend about the Tipu Sultan who became the ruler of the Mysore in 1782. It is said that once he was hunting in the forest with a French friend, के साथ जा रहा था. ठीक है. देयर ही कम टू फेस विद अ टाइगर. ठीक है. तो इनको टाइगर ऑफ मैसूर भी इसीलिए बोला जा रहा है. हिज गन डिड नॉट वर्क, बंदूक नहीं चल पाई. एंड हिज डैगर फेल इनटू द ग्राउंड, चाकू भी गिर गया. ही बैटल्ड विद द टाइगर अनआर्म्ड अंटिल ही मैनेज्ड टू रीच डाउन एंड पिक अप द टाइगर. हाथों से लड़ा. राइट. निहत्ते हाथों से. फाइनली ही वाज एबल टू किल द टाइगर इन द बैटल. आफ्टर दिस ही केम टू बी नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर. अब ये कितनी सही है कितनी गलत है. लीजेंड नाम जो होता है ना, लीजेंड लीजेंड होता है, एक मिथ होता है और एक रियलिटी होती है. तो मिथ और रियलिटी के बीच में जो है ना, वो लीजेंड है. इसकी सत्यता का पता नहीं चलता है. ठीक है. हर हर राजा के हिसाब से एक लीजेंड होता है. राइट. इसलिए उसको टाइगर ऑफ मैसूर भी उसको बोला जाता था, टीपू सुल्तान को. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. सब एनसीईआरटीज में भी इनकी काफी दे रखा है इसके अंदर. राइट. चलो 139 क्वेश्चन करो. और अब धीरे धीरे मेन से मुंह छोड़ दो अपना. ठीक है. जनवरी जनवरी तक मेंस को और ध्यान देना, उसके बाद छोड़ दो. चाहे फीस दे दी इंस्टीट्यूट में, कुछ आंसर राइटिंग चल रही है, सब कुछ छोड़ देना प्लीज. हमको प्रीलिम्स में सिलेक्शन लेना है तो लेना है बस बार. और बहुत ज्यादा टाइम है हमने और बहुत सारी चीजें कर ली है हमने बहुत कम समय के अंदर. बहुत प्रैक्टिस कर ली है क्वेश्चंस. मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस बार कैसा रिजल्ट दोगे तुम लोग. मेरे में अंदर भी बड़ी क्यूरियोसिटी है कि इतनी मेहनत के बाद आपका कैसा रिजल्ट आता है. जल्दी करो भाई क्वेश्चन.
और ज्योग्राफी का मैंने आपको बता दिया। अब मेरे को बताओ क्या क्या प्रॉब्लम्स है आप लोगों को, आई विल सॉर्ट इट आउट। ठीक है, मैं पर्सनली इसको देख रहा हूँ ज्योग्राफी को। क्योंकि ये सही नहीं है ना, तुम लोग अपना टाइम, प्रीशियस टाइम इस पे स्पेंड करने लग जाओ, रिसर्च कर रहे हो तुम। हमने कर रखी है ना, जब हम लोगों ने कर ही रखी है तो आप हमसे पूछिए। गोविंद सर से आपको थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है, नहीं पूछ पा रहे हो, मेरे से पूछ लो। तो पूछो, ऐसा टाइम वेस्ट मत करो। और अपने हिसाब से मत पढ़ो जो भी, कि भाई जीसी लॉन्ग उठा ली, एनसीईआरटी उठा ली, पढ़ लिए। सर कह रहे हैं तो पढ़ लो, राइट, बट पहले एक बार डाउट्स जो है, कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो ही जाओ उस डायरेक्शन में। मेरे से पूछ लो एक बार, वो क्लियर हो जाता है, उसके बाद फिर आप जा सकते हैं। चलो, इसमें द इमीडिएट कॉज सेकंड, ये एंग्लो मैसूर वार है, वाज ब्रिटिश वायलेशन ऑफ द ट्रीटी ऑफ मद्रास, दैट इज वन ऑफ द रीजन। ठीक है, कि भाई 1771 के अंदर ही एक रीजन था ये, राइट। इमीडिएट कॉज भी मान सकते हैं इसको, राइट। हैदर अली वाज सपोर्टेड बाय फ्रेंच ड्यूरिंग द वॉर। ठीक है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। मराठास रिमेन कंसिस्टेंट allies of the मैसूर थ्रू आउट द वॉर। नहीं, मराठास तो इवन इनके एंटी हो गए थे, राइट। द वार विटनेस वन ऑफ द वर्स्ट ब्रिटिश डिफीट इन द साउथ इंडिया। यस, टीपू सुल्तान रूल्ड द मैसूर एट आउटब्रेक। आउटब्रेक मतलब जब वार शुरू हुआ था, नहीं जब शुरू हुआ था तो उनके पिताजी थे हैदर अली। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ विल बी राइट आंसर। 140 करें। वेनसडे को ऑफ रख देंगे, वेनसडे को आपका टेस्ट रखना है। करेक्ट आंसर ये होगा, सेकंड एंग्लो मैसूर वार मार्क्ड शिफ्ट इन द ब्रिटिश परसेप्शन ऑफ मैसूर। जो सोचते थे वैसा हुआ नहीं, राइट। हैदर अली demonstrated that Mysore could threaten the very core of the British power in the Carnatic। ठीक है, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। 141st करें, 141st। ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं, ये वाला शायद ये भी करेक्ट है, कैप्चर ऑफ आरकोट बाय हैदर अली। ठीक है, देख लेंगे ना एक बार। ठीक है, बैटल ऑफ पॉलीलूर तो है ही, पोर्ट नोवो भी है ही, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर भी है, राइट। इसका डाउट है, एक बार आप भी चेक कर लेना, कैप्चर ऑफ आरकोट करा गया था क्या, हैदर अली ने शायद कर लिया था आरकोट को वापस कैप्चर। तो या तो इसका ऑल 4 होगा या ओनली 3 विल बी राइट आंसर। 142 करना। हम्म, 142 का सी, रिस्टोर्ड टेरिटरीज कंक्वर्ड ड्यूरिंग द वार टू बोथ साइड्स। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर 142।